हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हम दोबारा से आ गए हैं अगली वीडियो के साथ। और जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो कि जेई के सिलेबस के हिसाब से और नीट के सिलेबस के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिससे आप कम पढ़कर भी आप उसमें अच्छे मार्क्स जो है वो इस चैप्टर के थ्रू आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में अराउंड 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली इस चैप्टर से रिलेटेड आ जाते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल बेसिस पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ई नॉट वैल्यूज आपको गिवन है, आपको ई सेल वगैरह निकालना है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे आते हैं। यानी ऑल ओवर अगर हम बात करें, सो दिस चैप्टर हैज अ इंपॉर्टेंट वेटेज अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट। यानी थ्योरी जो है इसमें बहुत कम है, इसमें कॉन्सेप्ट समझकर आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कम मेहनत में यू कैन हैव लार्जर गोल आप अचीव इससे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉम्पिटेटिव में एक एक क्वेश्चन या एक एक नंबर जो है वो कितना मैटर करता है। सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट दी फ्यूल सेल। ठीक है, तो फ्यूल सेल जो है हमारे पास, सबसे पहली चीज तो इस चैप्टर में हम जितने भी सेल्स हमने स्टडी किए हैं वो सारे प्रीवियस वीडियोस में अवेलेबल है आपके पास यूट्यूब चैनल पर, आप उनको वहां से देख सकते हैं। हमने प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस कर लिया है, और आज हमें डिस्कस करना है अबाउट दी फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल जो है बेसिकली हमारे पास, अगर मैं इसके इन्वेंशन की बात करूं या जिसके स्टार्टिंग की बात करूं, इसकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में थोड़ी अगर हम बात करें, सो फ्यूल सेल जो है दैट वाज यूज्ड इन अपोलो प्रोग्राम। इस सेल को अपोलो प्रोग्राम में नासा के द्वारा जो है वो यूटिलाइज किया गया था। क्यों किया गया था आप तब समझेंगे जब आप इसकी पूरी वर्किंग जो है वो हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना समझिए कि स्पेस में किसी प्रोग्राम को फैसिलिटेट करने के लिए इसको यूज किया गया था। एंड स्पेसिफिकली इफ आई मेंशन, सो इट वाज यूज्ड टू प्रोवाइड वाटर। पानी जो है वो आपको इस सेल के थ्रू जो है आप स्पेस में दे पा रहे थे एस्ट्रोनॉट्स को। दैट वाज द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूल सेल। ठीक है, सो फ्यूल सेल के अंदर अगर जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास एक पार्ट है विच इज द एनोड पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है दैट इज द कैथोड पार्ट। अब इसमें रिएक्शन जो है, यानी एक तरफ आपके पास H2 है और दूसरी तरफ आपके पास O2 है, यानी द फ्यूल विच यू आर प्रोवाइडिंग इज द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, इससे आप कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसके अंदर हमारे पास एनर्जी, सेल की बात हो रही है तो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक तरफ से आप इन कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल को, दूसरी तरफ से आप इन कर रहे हैं ऑक्सीजन को। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन से आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आपको वाटर मिल रहा है। ये पूरा का पूरा एक सिंपल फंक्शनिंग है हमारा ऑफ द फ्यूल सेल। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमारे एनोड वाले पोर्शन में वी आर टेकिंग हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H2। ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू H प्लस आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है एट एनोड। एनोड पर हम ऑक्सीडेशन फैसिलिटेट कर रहे हैं। एनोड पर है हमारे पास हाइड्रोजन विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H प्लस आयन। ठीक है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहा है। इस तरीके से 2 हाइड्रोजन है तो उसके लिए यू विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी एनोड की रिएक्शन। वहीं पे अगर हम कैथोड की बात करते हैं, सो कैथोड पर वी हैव रिडक्शन रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, और रिडक्शन हो रही है हमारी O2 की, वहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है हमारी H2 की। सो O2 जो है वो रिड्यूस कैसे कर रहा है, आपके पास यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और फॉर्म हो रहा है इनटू H2, और ये H2O बना रहा है बाय एडिंग अप विद द हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया है। उस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के होने की वजह से आपके पास O2 जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2। अब यहाँ पे जो आपको रिडक्शन ये क्लियरली दिख ऐसे भी रहा होगा कि ऑक्सीजन में ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इंडिकेशन ऑफ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन कॉल इट एज गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन एटम। सो वो भी इंडिकेट करता है हमारे रिडक्शन को ही। इस इक्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ताकि बैलेंस हो जाए आपकी इक्वेशन पूरी। फिर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एक स्टोइकियोमेट्रिक नंबर आ जाएगा।
that will be 4H plus 4 electrons and that will give you 2H2O. वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें एक इस तरीके का रिएक्शन जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को एड अप करते हैं, सो वी हैव 2H2 which is getting converted into 4H plus ion by the loss of 4 electron. ये है हमारे एनोड पोर्शन का रिएक्शन। वहीं पे ही you have O2 which is gaining H plus ion and 4 electrons and forming into 2H2O. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पर यही हम कर रहे थे। 2H2O में वो कन्वर्ट हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 4H plus ion उसके पास है। ठीक है, ये है हमारे पास अपनी कैथोड की रिएक्शन। अगर हम पूरे सेल की रिएक्शन लिखेंगे तो हम इस दोनों ही हाफ्स को एड अप कर देंगे और एड अप करने पे हमें मिलेगा 2H2 plus O2 plus 4H plus कन्वर्ट हो रहा है इनटू 4H plus plus 2H2। So this represents the cell reaction। ठीक है, अब इस सेल रिएक्शन को आप लिखते समय आप क्लियरली ये देख सकते हैं आपके पास कि 4H plus आयन हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2H2 plus O2 gives us 2H2। यानी this sums up the reaction for a fuel cell, जिसके अंदर फ्यूल जो है दैट इज हाइड्रोजन, और इसके अंदर जो हमें फाइनली मिल रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज H2O एंड दिस H2O is used by the astronauts in space to drink or consume। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जो है उसको यूज करते हैं टू ड्रिंक इन दी सैटेलाइट इन सैटेलाइट्स। ठीक है, प्लस ये काफी अच्छा क्योंकि एक सेल है, सो ये सेल जो है आपका काफी अच्छा सोर्स बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। बड़ी बड़ी मशीन्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में ये काम करता है एज अ एनर्जी प्रोवाइडर। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज स्लो। स्लो का मतलब है कि वो काफी लो रेट पे ये रिएक्शन हो रहा है, और इसी इशू को यानी इसी स्लो रेट को फुलफिल करने के लिए, इसी स्लो रेट को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं अपना। hence we use hence catalyst are used such as nickel or palladium, such as platinum, palladium और nickel। ठीक है, अब इनसे होता क्या है बेसिकली, आप क्या कर रहे हैं कि आपने अपने इस कंटेनर के अंदर एक मेटल डाल दिया है। लेट अस सपोज हमने पैलेडियम मेटल डाल दिया है। पैलेडियम मेटल डालने से क्या होगा आपके पास कि ये जो मेटल है, मेटल ऑब्वियसली हमने जो मेटल डाला है दैट मेटल हैज अ सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट का अपना क्या होगा, एक सरफेस एरिया होगा। ठीक है, अब अगर ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी सपोज कि एक मेटल है, उस मेटल का जो एरिया है वो कुछ अराउंड इतना है, तो इस मेटल के ऊपर रिएक्शन होने में एक ज्यादा फिजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस जो है वो एक अच्छा इफेक्टिव एरिया देगा आपके रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए। ठीक है, प्लस आपके जो भी फाइनल यानी जो भी आपका सॉलिड सरफेस है वो फाइनली डिवाइडेड शेप्स में होगा, फाइनली डिवाइडेड मॉलिक्यूल्स में होगा, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना और इलेक्ट्रॉन को गेन करना जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा। सो वी कैन सम अप दिस पॉइंट बाय सेइंग दैट द catalyst is providing a effective area, provides an effective surface area ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन जो है वो hence the rate of reaction is enhanced। ठीक है जी, सो ये हमारे पास अपना काम हो गया है कैटलिस्ट ऐड करने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब हम ये कह रहे हैं कि इसके यूजेस में हम एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन कमर्शियल बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन कमर्शियल बिल्डिंग्स। सो ये जो एनर्जी है इसकी एफिशिएंसी की अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी जो होगी इस टाइप के सेल की वो कैसी रहेगी। यानी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल। ठीक है,
सो एफिशिएंसी जो है वो इसकी अराउंड 70% होती है। दी जनरली 70% इसकी एफिशिएंसी होती है। इतना इफेक्टिवली जो है आपका ये फ्यूल सेल जो है वो काम करता है। अगर हम इसको कंपेयर करें अपने थर्मल सेल से, तो थर्मल सेल में जो आपके पास एफिशिएंसी होती है वो अराउंड 40% होती है। 40% एफिशिएंसी इन थर्मल प्लांट्स और थर्मल सेल्स। ठीक है, प्लस इसका कोई भी बाय प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। नो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट, दैट इज द रीजन ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें क्या है कि जब हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट्स में क्या हो रहा है आपका, आप बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स में आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक फ्यूल है, उस फ्यूल को आप बेसिकली हीट कर रहे हैं और हीट करने से उसमें एक स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी स्टीम को आप यूटिलाइज कर रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी थर्मल पावर प्लांट्स में वाटर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्टीम, और उस स्टीम को बेसिकली हम यूज करते हैं टू रन दी टर्बाइंस, और उस टर्बाइन के रन होने की वजह से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आप सबसे पहले एक एनर्जी से एक दूसरी एनर्जी बना रहे हैं, यानी आप थर्मल एनर्जी बना रहे हैं। थर्मल एनर्जी यानी आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हीट से आप उसे कन्वर्ट करें इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आप एक सीरीज ऑफ स्टेप कर रहे हैं फाइनली टू गेट इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी डायरेक्ट देयर इज नो स्टेप और देयर इज नो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ योर फ्यूल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फ्यूल से आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके पास अलग अलग स्टेप पर कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो हो सकती है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, high chances of loss of energy at each conversion। हर एक एनर्जी के कन्वर्जन स्टेप पर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इनटू द एनवायरनमेंट जो है वो आपकी रिलीज आउट हो जाए। अब अगर इसी स्टेप को हम या इसी प्रोसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं विद योर फ्यूल सेल्स, यानी अगर हम फ्यूल प्लांट्स की बात करते हैं या फ्यूल सेल्स की बात करते हैं, तो फ्यूल सेल में एक सिंपल सा फंडा है, वो ये है कि केमिकल एनर्जी को, फ्यूल सेल में क्या हो रहा है या फ्यूल प्लांट में ये हो रहा है कि हम एक केमिकल एनर्जी लेकर आ रहे हैं, एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज वाया रेडॉक्स रिएक्शन, और उस केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो है वो कर रहे हैं। यानी कि इस चेंज में वी आर यूजिंग अ सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में कन्वर्जन हो रहा है, और सिंगल स्टेप में कन्वर्जन होने की वजह से देयर आर लो चांसेस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि 100% या नियर 100% और अप्रॉक्स टू 100% आपको एनर्जी जो है वो अपनी मिल जाएगी। यानी जितना आपने फ्यूल डाला है लगभग उसी के बराबर आपको जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो मिलने के चांसेस है इन द केस ऑफ अ फ्यूल सेल। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि इफ यू आर बेसिकली एडिंग अप द नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम द रिएक्टेंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो आपको हर स्टेप पे कुछ ना कुछ ब्रेक जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। उस ब्रेक की वजह से कुछ एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज आउट हो जाएगी, और उसके रिलीज आउट होने की वजह से यू विल हैव द एफिशिएंसी टू अ लोअर वैल्यू। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द एप्लीकेशंस ऑफ योर फ्यूल सेल। कि फ्यूल सेल हमें हेल्प किन किन चीजों में कर सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, सो फ्यूल सेल जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आजकल काफी सारी एप्लीकेशंस में यूज की जाती है, और अब डेफिनेटली साइंटिस्ट जो है वो इसकी वर्किंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो अप्रोच है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का। ठीक है, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा सर्च जो है, रिसर्च जो है वो इसके ऊपर चलती रहती है। अब बात करते हैं कि इन टुडेज टाइम किन किन जगहों पे ये आपको मिल सकती है। तो जितनी भी आपकी फ्यूल्स यानी जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल कार्स है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल कार्स ना मेंशन करके लेटेस्ट मेंशन ऑल द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है आपके, वो सभी के सभी इस एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिनको हम बोलते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, which are commonly and famously called as FCEV और FCEVs, इन सब में आपका फ्यूल सेल का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी यूज क्लीन
and environmental friendly fuel. And environment friendly fuel, ठीक है। प्लस कोई कंबशन नहीं है, तो कोई कंबशन नहीं होने की वजह से देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा है कि इनको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस, स्पेस के प्रोग्राम्स में हमने पावर जनरेट करने के लिए इनको यूज किया है। इट हैज बीन यूज्ड टू पावर many expeditions, many space expedition, यानी काफी स्पेस प्रोग्राम्स में हमने इसको यूज किया है। इन many space programs इंक्लूडिंग योर अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है, जो कि सबसे ज्यादा फेमस आपका ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम ही है। इसमें वाइडली इसको यूज किया गया था। एस्ट्रोनॉट वाटर कंज्यूम जो है वो इसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम यूज करते हैं अलग टू प्रोवाइड पावर टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। और इनको एज अ बैकअप भी यूज करते हैं, यूज्ड एज अ बैकअप फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज, यानी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो उन जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय दीज पावर बैकअप्स थ्रू दी फ्यूल सेल वर्किंग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे इसके एप्लीकेशंस। अब चलते हैं इसके ऊपर कि इसके एडवांटेजेस क्या है, यानी फ्यूल सेल के पास हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो ये सर्व करता है। बिकॉज हम स्टार्टिंग से ही कहे जा रहे हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या है, लेट्स टॉक अबाउट देम। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये हमारे पास हाई एफिशिएंसी को जो है कैरी करता है। जितना भी आपके पास फ्यूल है उससे 100% आपको एनर्जी जो है वो मिलने के चांसेस है। 100 नहीं मिलेंगे तो नियर टू 100 मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है लेस पोल्यूशन होता है इससे। पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर कोई भी तरीके का फ्यूल नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं जिसको आपको हीट करना है। आप डायरेक्ट फ्यूल डाल रहे हैं, फ्यूल से रिडॉक्स होता है, रिडॉक्स से एनर्जी आपको मिल रही है। सो देयर इज लेस पोल्यूशन एंड देयर इज नो ग्लोबल वार्मिंग और देयर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज अकरिंग। नो ग्रीन हाउस गैस इज एमिटेड। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि CO2 जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होती। आई होप आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस CO2 होती है। मीथेन इज आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस आल्सो, लेकिन CO2 बेसिकली क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर देगी आपकी। तो फ्यूल सेल में क्योंकि CO2 का कोई लेना देना नहीं है, थर्मल प्लांट में इससे क्या होगा कि फ्यूल होगा, फ्यूल को हीट करेंगे, उससे CO2 मिलेगा, तो तब आपका ग्लोबल वार्मिंग को डेफिनेटली वो इफेक्ट कर जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ फ्यूल सेल कोई भी ग्रीन हाउस गैस CO2 जो है टाइप की गैस इमिट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपका देयर इज नो ग्लोबल वार्मिंग। सो डेफिनेटली इट इज अ सोल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, सोल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व करने का एक सबसे सिंपल तरीका यही है कि फ्यूल सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर इसका अगला जो इंपॉर्टेंस है, जो अगली एडवांटेजेस है वो ये है कि इनका लॉन्गर ऑपरेटिंग टाइम्स होते हैं, यानी लंबे टाइम तक ये वर्क कर सकते हैं आपके फ्यूल सेल। उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज कुछ भी नहीं है, नो इन्वायरमेंटल इश्यूज, वो हमने सब सम अप कर दिए हैं पोल्यूशन के थ्रू। दूसरा है देयर इज नो प्रॉब्लम विद द एसोसिएटेड डिस्पोजेबल, यानी डिस्पोजल में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, ठीक है। प्लस दे डू नॉट टू बी रिचार्ज, यानी रिचार्ज करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस और सिर्फ क्या चाहिए, आपको फ्यूल प्रोवाइड करना है। फ्यूल प्रोवाइड करने से आपको इसमें आसानी से काम आपका चल जाएगा लॉन्गर ड्यूरेशन तक, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारे सारे के सारे एडवांटेजेस के बारे में। बट डेफिनेटली जब आपका एडवांटेजेस हैं तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। सो वी हैव द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में जो सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज कहें या फिर हम प्रॉब्लम कहें कि व्हाई इन आवर टुडेज वर्ल्ड वी डोंट हैव larger amount of fuel cell working is simple concept that it is an expensive solution, यानी ये expensive बहुत होता है, जिसकी वजह से you lack larger applications, और मैं कहूँ कि larger usage में ये हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा जो है इसका प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास हाइड्रोजन जो है
वो एक एक्सप्लोजिव की तरह भी वर्क करता है, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट जो है दैट इज वेरी एक्सप्लोजिव। तो इसके वर्किंग और इसके फंक्शनिंग के लिए यू नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज एंड यू नीड टू बी वेरी मच कॉशनरी। आपको वार्निंग दी जाती है कि जब आप हाइड्रोजन के साथ काम करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फायर के। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अवॉइड कर देते हैं कि हम हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन पे वर्क करने वाले किसी भी सेल को स्टैब्लिश ना करें। ठीक है, तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको इसमें कांस्टेंट सप्लाई जो है वो देना पड़ता है फ्यूल का, यानी कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन जो है वो जरूरत है या आपको देना पड़ता है, तभी आपका सेल जो है वो काम करेगा। और डेफिनेटली कांस्टेंट सप्लाई देने का मतलब है कि इसकी जो कंजम्पशन है, जो इसका अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो कांस्टेंट सप्लाई को डेफिनेटली वो तभी प्रॉब्लम बन जाता है एक्सपेंसिव सोर्स होने का। ठीक है, और चौथा रीजन भी हाइड्रोजन की वजह से यार वो ये है कि स्टोरेज जो आपको करनी है हाइड्रोजन की, दैट नीड्स टू बी एट अ हायर प्रेशर। और ये प्रेशर जो है आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं अपनी ऑफ दी हाइड्रोजन सेल, या अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ फ्यूल सेल, जिसमें हम H2 और O2 जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो एक सिंपल सा टॉपिक हमने अपनी आज की क्लास में डिस्कस किया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव क्विज में। एक दो नंबर आ जाता है हमारा, क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। रेयर चांसेस है इसके, ये मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अराउंड 4 to 5 years में रिपीट हो जाता है, जिसमें कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एनोड क्या है आपका विच इज योर हाइड्रोजन, कैथोड क्या है विच इज योर ऑक्सीजन। उसके बाद हम एक रिएक्शन करते हैं विच इज दी नेट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। ठीक है, उस सेल रिएक्शन से हम H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बिकॉज देयर आर नो बाय प्रोडक्ट्स। और किसी भी तरीके का और एक्सवाइजेड चीज जो है वो हम इसमें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कैटलिस्ट का है कि आप अपने इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। कैटलिस्ट स्पेशली मेंशनिंग प्लैटिनम और पैलेडियम टाइप ऑफ कैटलिस्ट व्हिच आर इनर्ट, व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जिसकी वजह से आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यू विल हैव एन इफेक्टिव सरफेस एरिया और रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो आप एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हिच is definitely an advantage of using the fuel cell is why, because it has a higher efficiency. It has approximately 70% of efficiency in, if we compare it with the thermal cells or if we compare with thermal fuel cells, तो thermal fuel cells में we have 40% of efficiency. Why? Because thermal plants के अंदर या thermal cells की working के लिए आपको पहले फ्यूल को हीट अप करना पड़ेगा। तो हीट प्रोवाइड करनी है सबसे पहली चीज, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी से फिर आप इसमें स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टीम आपका टर्बाइन को रन करता है और वो टर्बाइन जैसे ही मूव करता है तो मोटर को आपको, मोटर जो है वो आपकी वर्क करने लगती है, मूवमेंट होने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट थर्मल प्लांट्स, सो देयर आर अ सीरीज ऑफ स्टेप जिसमें हम थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब हम फ्यूल सेल की बात करते हैं तो वी हैव अ सिंगल स्टेप कन्वर्जन। सिंगल स्टेप का मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मेंशनिंग स्पेशली रिडॉक्स रिएक्शन, उस रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी ज्यादा होती है। फिर हमने एप्लीकेशंस की बात करी थी कि अपोलो प्रोग्राम में उसको यूज किया गया है। फिर हम अपने काफी सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो इसके एनर्जी के थ्रू काम कराते हैं। इसको एज एनर्जी बैकअप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज किया जाता है और ये पावर प्रोवाइड करता है टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और काफी सारे मिलिट्री डिवाइसेस के अंदर भी हाइड्रोजन को ही यूज किया जाता है। Then we have discussed about the disadvantages as well as the advantages of the fuel cell, जिसमें हमने ये देखा था कि एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, कोई हार्मफुल गैस नहीं दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अच्छा सोल्यूशन है, बार बार आपको इसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी का जो सप्लाई है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है इससे। डिसएडवांटेजेस में वी हैव अ फ्यूअर डिसएडवांटेजेस बट येट दे आर वेरी, आई कैन कॉल इट एज कि उनके होने की वजह से हम इसकी एप्लीकेशन को मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस में इसको नहीं देख पाते। सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज वो यही है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो हाइड्रोजन है ये बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। ये दोनों ही रीजन सम अप कर देते हैं कि क्यों हम हाइड्रोजन सेल को इतना इफेक्टिवली यूज नहीं करते अपने आज के एनवायरमेंट में या आज के वर्ल्ड में। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का जो स्टोरेज है वो भी हमें एक हायर प्रेशर पे करना पड़ता है, और प्रेशर पे करने की वजह से इसका स्टोरेज जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा या जो लास्ट हमारा डिसएडवांटेज वो ये है कि हाइड्रोजन का कांस्टेंट सप्लाई आपको देना पड़ेगा, तभी आप इस फ्यूल सेल का कंटिन्यूअसली वर्किंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक विच वाज अबाउट द फ्यूल सेल, इन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल।
आई होप आप सभी को आज का लेक्चर, आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं जितना सिंपल तरीके से समझा सकती थी मैंने ट्राई किया है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, स्टूडेंट्स डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन में। अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ। जो भी क्वेरी होती है हम वन ऑन वन बेसिस पे ट्राई करेंगे कि आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आपके आंसर्स या आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिल सके। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।